सोलो लेवलिंग। जब से ये अनाइम रिलीज हुआ इसने जुजुत्सु काइसेन, वन पीस सबको पीछे धकेल के नंबर 1 स्पॉट हासिल कर ली है। वेल ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सोलो लेवलिंग 2024 का सबसे बेस्ट अनाइम होगा। वेल क्योंकि जिसमें हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सन जिंगवू, वो स्टार्टिंग में तो सबसे वीकेस्ट हंटर था, बट इन द एंड ऑफ द सीरीज वो बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन द सोलो लेवलिंग, और यू कैन से द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन दिस सोलो लेवलिंग। वेल सन जिंगवू का सबसे मेन रीजन है ताकतवर होने का कि उसके पास एक ऐसा आरपीजी टाइप सिस्टम है जिससे वो अपने आप को हर वक्त लेवल अप कर सकता है। हर सिचुएशन में, हर फाइट में सन जिंगवू लेवल अप होता रहता है एंड उससे उसको एक पॉइंट्स गेन होते हैं जिससे वो अपनी ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंटेलिजेंस, स्पीड इन सब को इंक्रीज कर सकता है, जिससे सन जिंगवू बन जाता है द ओनली कैरेक्टर विच हैज पोटेंशियल टू ग्रो बियॉन्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सन जिंगवू ही क्यों? क्योंकि सन जिंगवू है इज द सक्सेसर ऑफ द गॉड ऑफ डेथ, द शैडो मोनार्च itself, ऐशबॉर्न। जब ऐशबॉर्न अपनी मौत की हालत में होता है तब वो सन जिंगवू को अपना सक्सेसर चुनता है एंड वो ये डिसाइड करता है कि जब सन जिंगवू लेवल 100 के पास आ जाएगा तब ऐशबॉर्न उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा, बट ऐसा नहीं होता। बट ऐसा क्यों? इन सब को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। अब यहाँ से आगे सोलो लेवलिंग के स्पॉयलर्स मिलेंगे, सो अगर आपको फर्दर कंटिन्यू करना है तो अपने हिसाब से करना। इन सब की शुरुआत होती है 1000 साल पुराने, जब एक एब्सोल्यूट बीइंग, द क्रिएटर और यू कैन से द गॉड एग्जिस्ट करता था, जब लाइट और डार्कनेस भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्योंकि वो गॉड बहुत टाइम से उस जगह पे राज कर रहा होता है, वो क्वाइट बोर हो जाता है, तो वो अपने आप को इंटरटेन करने के लिए 2 स्पीशीज को बनाता है, जहां पे वो क्रिएटर 8 एमिसरीज को बनाता है फ्रॉम द लाइट एंड 8 मोनार्क्स को बनाता है फ्रॉम द डार्क। वेयर एमिसरीज मींस यू कैन से एंजल, एंड एंजल अपने गॉड के प्रति काफी लॉयल थे, वो उनसे बहुत ज्यादा प्रे करते थे। बट दूसरी तरफ मोनार्क वो बहुत ही ज्यादा डार्क एंड इवल थे, उनका सिर्फ एक मकसद था, टू डिस्ट्रॉय। सो मोनार्क्स एंड एंजल्स में फाइट चालू होती है एंड ये एक ऐसी फाइट थी जो कभी खत्म ही नहीं होती। फिर एक टाइम पे एंजल्स आके समझ में आता है कि ये फाइट तो अब कभी खत्म ही नहीं होगी। सो वो अपने गॉड द क्रिएटर के पास जाते हैं एंड उनके साथ प्रे करते हैं कि गॉड हमें इतना ताकतवर बना दो ताकि हम मोनार्क्स को खत्म कर पाए एंड जिससे ये फाइट कंप्लीटली ओवर हो जाए। बट द क्रिएटर रिफ्यूज कर देता है। वेल द ऑब्वियस रीजन कि अगर इन दोनों में से कोई एक ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो कोई भी लड़ेगा नहीं, तो उसका एंटरटेनमेंट कैसे होगा? एंजल समझ जाता है कि ये इंसान को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो 8 एंजल्स मिलके द गॉड द क्रिएटर को ही मार डालते हैं। वेल अब सब लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्रिएटर ही को कैसे मार दोगे यार? वेल द गॉड और द क्रिएटर वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग नहीं है वहां का। ही ओनली क्रिएट्स पावर एंड गिव्स टू अदर्स, वो अपनी खुद के क्रिएशन को यूज नहीं करता। जब वो 8 एंजल्स अपने गॉड द क्रिएटर्स को ही मार देते हैं तब वो 8 के 8 बन जाते हैं द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, एंड वो 8 एंजल्स उसके गॉड के क्रिएटर से ही एक फ्रेगमेंट्स बनाते हैं जिससे वो मोनार्क्स को पकड़ लेते हैं, जहां पे इन दी एंड एंजल्स मोनार्क्स से जीत जाते हैं एंड एंजल सोचते हैं कि अब ये फाइट खत्म हो चुकी है। बट उन एंजल्स में ही एक एंजल्स होता है जो कि अपने गॉड, अपने क्रिएटर के लिए काफी लॉयल होता है। वो ये कहता है कि मैं अपने क्रिएटर से बहुत लॉयल हूं, सो वो उनके अगेंस्ट ही हो जाता है, जो कि ऐशबॉर्न होता है। इनफैक्ट वो सारे एंजल्स मिलके ऐशबॉर्न को हरा देते हैं, बट क्योंकि ऐशबॉर्न अपने क्रिएटर से काफी लॉयल था तो क्रिएटर उसको पावर देते हैं मोनार्क की, जो कि एक ऐसी पावर होती है जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं देखी होती है, जहां पे ऐशबॉर्न बन जाता है द गॉड ऑफ डेथ एंड अपने आप को ही अराइज बोल के दोबारा जिंदा कर लेता है। इनफैक्ट ये फाइट फिर से चालू होती है बट स्टिल एंजल वाज समहाउ टू मैनेज टू डिफीट ऐशबॉर्न, बट दिस टाइम वो उसको मारते नहीं है। इनफैक्ट वो ये बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं कि हम दोनों अपने साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखते हैं जिससे वर्ल्ड में कभी भी केओस नहीं होगा।
एंड एशबॉर्न इस चीज को मान लेता है एंड एशबॉर्न हमेशा के लिए एक ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पे वो कभी भी केओस क्रिएट नहीं करेगा, एक ऐसी हाइडिंग प्लेस के लिए। एंड अब क्योंकि मोनार्क्स हमेशा के लिए पीछे चले गए हैं एंड उनके बीच में कभी भी फाइट नहीं होगी, जिससे एंजल्स बन जाते हैं द गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स। बट मोनार्क ने ये सब इसीलिए एग्री किया था क्योंकि वो एंजल से दोबारा बदला लेना चाहते थे एंड वो सब थोड़ा सा टाइम मांग रहे थे ताकि वो अपने आप को इतना पावर अप कर पाए कि वो दोबारा एक और नई वॉर को छेड़ पाए अगेंस्ट द एंजल्स। सो मोनार्क अपनी हाइडिंग प्लेस चुनते हैं अर्थ को, जहां पे वो अर्थ में बहुत सारे डंजन्स बना देते हैं रहने के लिए। फिर क्योंकि एंजल्स इन सब चीजों को देख नहीं पाते तो उनने थोड़ी बहुत पावर अपनी अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एंड नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के पास भी कुछ पावर आ गई लाइक मैजिक एंड इस मैजिक से वो बन पाए द हंटर्स। नाउ क्योंकि अब एशबॉर्न कंप्लीटली हाइड हो चुका है, एशबॉर्न को चाहिए एक ऐसा सक्सेसर, एक ऐसा वेसल जो कि उसकी पूरी पावर को झेल पाए एंड उसका सक्सेसर बन पाए। सो एशबॉर्न की मदद करने के लिए वहां पहुंचता है द मेज और यू कैन से द आर्किटेक्ट, जहां पे मेज उस एशबॉर्न को कहती है कि जो चीज की तलाश तुम कर रहे हो वो मेरे पास है। मैं तुम्हारे लिए अर्थ के अंदर एक ऐसा होस्ट ढूंढ पाऊंगा जो तुम्हारी पूरी पावर को कंप्लीटली सह पाए एंड तुम्हारा एक न्यू वेसल बन पाए। जहां पे एशबॉर्न उस डील को मान लेता है, जहां पे वो एक ऐसा गेम सिस्टम बनाते हैं जो कि धीरे धीरे करके एशबॉर्न की पावर को फुल्ली मैनिफेस्ट कर पाएगा, जहां पे उस आरपीजी गेम के अंदर डेली क्वेस्ट होते हैं लाइक 100 पुशअप, 100 सिटअप्स एंड 10 किलोमीटर रन्स एवरी सिंगल डे लाइक साइतामा, ताकि वो धीरे धीरे करके एशबॉर्न की पूरी पावर को रिगेन कर पाए। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम किसी भी रैंडम इंसान को चूज नहीं कर सकते जो कि एशबॉर्न की पूरी पावर को सह पाए। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसकी विल काफी स्ट्रांग हो और जिसके पास काफी इंटेलेक्चुअल हो एंड उसने डेथ को भी काफी बार एक्सपीरियंस किया एंड सन जिंगवू इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट, क्योंकि सन जिंगवू ने अपनी लाइफ में इतनी बार मौत को एक्सपीरियंस किया है कि वो लिटरली अपनी लाइफ के हर एक डंजन में, हर एक रेड में मौत को एक्सपीरियंस कर लेता था। क्योंकि सन जिंगवू को अपनी मॉम्स के मेडिकल बिल्स एंड अपनी बहन को कॉलेज पढ़ाना चाहता था, इसलिए सन जिंगवू के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो सन जिंगवू बन जाता है द बेस्ट एंड द परफेक्ट वेसल फॉर द एशबॉर्न। एंड अगर हम इंटेलेक्चुअल की बात करें तो सन जिंगवू की इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छी। अब याद करें कि उसने अपनी फर्स्ट रेड के अंदर बहुत सारे पजल्स को, रिडल्स को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था एंड इसी के कारण वो सारे हंटर्स वहां से निकल पाए एंड सन जिंगवू को छोड़ दिया मरने के लिए, जिससे वो मेज, यस ये वही मेज है, वो सन जिंगवू के अंदर वो चीज को इम्प्लाई कर देती एंड उसका प्लान ये था कि जब सन जिंगवू 100 लेवल पे पहुंच जाएगा तब मेज और यू कैन से द एशबॉर्न उसको बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा। बट ऐसा नहीं होता। आफ्टर 100 लेवल सन जिंगवू उस मेज को ही मार डालता है। बट क्यों एशबॉर्न ने सन जिंगवू की बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं किया? वेल द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि एशबॉर्न अपना कोई नया वेसल नहीं बल्कि एक सक्सेसर ढूंढ रहा था। एशबॉर्न ये चाहता था कि कोई उसकी पावर को इनहेरिट कर ले ताकि उसकी विल रहे कंटिन्यू, उसकी विल को अपनी हाथों में थाम लेता है। क्योंकि एशबॉर्न एंड सन जिंगवू की मेंटेलिटी काफी सिमिलर है। दोनों की मेंटेलिटी यही है कि कोई भी आपको बिट्रे कर ही नहीं सकता अगर आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। इस सिस्टम को क्रिएट ऐसा करा गया था ताकि जिंगवू बन पाए द परफेक्ट सक्सेसर ऑफ द एशबॉर्न एंड बेसिकली सन जिंगवू 146 लेवल तक पहुंचता है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको सोलो लेवलिंग की ये वीडियो पसंद आई हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि सोलो लेवलिंग जस्ट मैंने अभी कंप्लीट किया है एंड मुझे लिटरली सिर्फ 2 दिन के अंदर इस पूरी मानवा को रीड करना पड़ गया। बट टू बी ऑनेस्ट द एक्सपीरियंस वाज लिटरली अमेजिंग। आई लव इट एंड जैसे ही उसके एनाइम के एपिसोड आ रहे हैं आई कैन डेफिनेटली से दैट सोलो लेवलिंग वुड बी द बेस्ट एनाइम ऑफ 2024। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूं ऐसी सोलो लेवलिंग की वीडियो के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। सायोनारा।